नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत ही अहम निर्णायक दौर पर बात करने वाले हैं। जी, 1919 से 1947। हाँ, जिसे गांधी युग भी कहा जाता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो गांधी जी की विचारधारा, उनके मुख्य आंदोलन और उस वक्त की जो अलग अलग राजनीतिक धाराएं थीं उन पर रोशनी डालती है। तो आज इस गहरी डुबकी का मकसद है इस युग की खास घटनाओं को समझना, गांधी जी के दर्शन को और उनके वो शुरुआती सत्याग्रह जिन्होंने मतलब आजादी की लड़ाई का रुख ही बदल दिया। सही, चलिए शुरू करते हैं। तो गांधी जी भारत लौटे 1915 में, है ना? दक्षिण अफ्रीका में काफी लंबा वक्त बिताने के बाद। जी, पूरे 20 साल वहां उन्होंने रंग भेद के खिलाफ काफी संघर्ष किया था। नेटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला और सबसे बड़ी बात, सत्याग्रह का अपना तरीका विकसित किया। पर एक दिलचस्प बात यह है कि जब वो 9 जनवरी 1915 को भारत आए, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाते हैं, तो शुरुआत में उन्हें ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर काफी भरोसा था। अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है। हाँ, यहाँ तक कि पहले विश्व युद्ध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार का सहयोग भी किया, मतलब भर्ती में मदद की। उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाने लगा था। ये बदलाव कैसे आया फिर, और उनके मूल सिद्धांत क्या थे जो वो भारत लेकर आए? देखिए, सिद्धांत तो वही थे जो दक्षिण अफ्रीका में विकसित हुए थे, सत्य और अहिंसा। इसी से बना सत्याग्रह, फिर स्वराज, यानी सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता भी। अच्छा। वो धर्म और राजनीति को अलग नहीं मानते थे, पर धर्म का मतलब नैतिकता से था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, सर्वोदय यानी सबका भला और विकेंद्रीकरण पर जोर। और ये सिद्धांत सिर्फ बातें नहीं थी, अमल में भी आए? बिल्कुल, उनके शुरुआती कामों में ये साफ दिखता है, जैसे 1917 में चंपारण, बिहार वाला। जी, वहां नील किसानों पर 3 कठिया सिस्टम थोपा गया था। बहुत शोषण था। राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान ने उन्हें बुलाया और वो गए। हाँ, और ये उनका भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। किसानों को जो पैसा अवैध रूप से वसूला गया था उसका 25% वापस मिला। छोटी जीत थी पर बड़ी असरदार। इसने दिखा दिया कि उनका तरीका काम करता है। सही। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई। कपड़ा मिलों की। हाँ, प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। मजदूर 35% बोनस मांग रहे थे, मालिक देना नहीं चाहते थे। तो गांधी जी ने क्या किया? यहां उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया। अनुसुईया बेन, जो मिल मालिक की बहन थी, उन्होंने भी मजदूरों का साथ दिया। अच्छा। अंत में एक ट्रिब्यूनल बना और फैसला मजदूरों के हक में आया। यहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का विचार भी रखा कि मिल मालिक संपत्ति के ट्रस्टी हैं समाज के लिए, और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी ATLA की नींव भी पड़ी। और इसी साल खेड़ा भी हुआ। जी हाँ, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में। फसल खराब हो गई थी पर सरकार लगान माफ करने को तैयार नहीं थी। कानून तो था माफी का। हाँ, पर वो अमल नहीं कर रहे थे। तो गांधी जी वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक के साथ वहां भी सत्याग्रह किया और सफल रहे। लगान माफी और रियायतें मिली। तो इन शुरुआती सफलताओं ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। एक तरह से हाँ, लोगों में विश्वास जगा। लेकिन अब माहौल बदल रहा था। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि कुछ सुधार होंगे, रियायतें मिलेंगी। पर ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश सरकार ने सुधारों की बजाय दमन का रास्ता चुना। जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, सेडिशन कमेटी। उसकी सिफारिशों पर मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। ये वही एक्ट है ना जिसमें बिना मुकदमे की गिरफ्तारी हो सकती थी? जी बिल्कुल, किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता था। न वकील, न दलील, न अपील। ये तो बहुत ही भयानक कानून था। जाहिर है, सारे भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध किया, फिर भी इसे पास कर दिया गया। इसके खिलाफ तो जबरदस्त गुस्सा फूटा होगा। बहुत ज्यादा। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और इसके खिलाफ पहली बार एक अखिल भारतीय सत्याग्रह का ऐलान किया 6 अप्रैल 1919 को। देशव्यापी हड़ताल। ये पहला देशव्यापी आंदोलन था उनका। हाँ, पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह। लेकिन इससे पहले ही देश के कई हिस्सों में, खासकर कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे और कुछ जगह हिंसा भी हुई। और पंजाब में जलियांवाला बाग। हाँ, पंजाब में स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी। वहां के 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन
अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। और तब जनरल डायर ने हाँ, जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। बाग से निकलने का एक ही संकरा रास्ता था, उसे भी बंद कर दिया गया। हे भगवान! सैकड़ों लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ा तो 379 बताता है, पर असल संख्या कहीं से ज्यादा थी। हजारों घायल हुए। इस घटना ने तो सब कुछ बदल दिया होगा। बिल्कुल, पूरे देश में सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का खिताब लौटा दिया। शंकरन नायर ने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने सत्याग्रह वापस ले लिया था शायद। जी, हिंसा को देखते हुए उन्होंने सत्याग्रह वापस ले लिया था। उन्हें लगा कि देश अभी अहिंसक सत्याग्रह के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। पर इस नरसंहार ने ब्रिटिश राज का जो क्रूर चेहरा दिखाया, उसने आजादी की लड़ाई को एक नई शिद्दत दे दी। जांच भी हुई थी इसके। हाँ। हंटर कमेटी। हाँ, सरकार ने लीपापोती के लिए हंटर आयोग बनाया, जिसने डायर को बस नौकरी से हटाया। कांग्रेस ने भी अपनी एक तहकीकात कमेटी बनाई थी, लेकिन असल न्याय नहीं मिला। इस घटना के बाद और रॉलेट एक्ट के गुस्से के बीच आंदोलन की अगली दिशा क्या बनी? इसी दौरान एक और बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय पटल पर आया, खिलाफत का। अच्छा, ये तुर्की वाला मामला। जी, पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था। वो ऑटोमन साम्राज्य का केंद्र था और वहां के सुल्तान को दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। युद्ध के बाद ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश तुर्की पर कठोर शर्तें लगा रहे थे और खलीफा के पद को खत्म करने की बात थी। इससे भारत के मुसलमान काफी नाराज थे। तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया। हाँ, 1919 में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान जैसे नेताओं ने मिलकर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई। ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार शुरू किया। और गांधी जी ने इसमें क्या भूमिका निभाई? गांधी जी ने इसे एक बड़े मौके की तरह देखा। उन्हें लगा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने और ब्रिटिश सरकार पर एक साथ दबाव बनाने का सुनहरा अवसर है। वो खुद अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी चुने गए। कांग्रेस का क्या रुख था? कांग्रेस ने भी कुछ शुरुआती हिचकिचाहट के बाद इसका समर्थन किया। उन्हें लगा कि ये राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम जनता को बड़े पैमाने पर जोड़ने का एक ऐतिहासिक मौका है। और इसी पृष्ठभूमि में फिर असहयोग आंदोलन की बात आए। बिल्कुल, जलियांवाला बाग का गुस्सा, रॉलेट एक्ट का विरोध और खिलाफत का मुद्दा, इन सब ने मिलकर एक बड़े आंदोलन की जमीन तैयार कर दी थी। गांधी जी ने स्वराज हासिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने का आह्वान किया। असहयोग मतलब सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना। हाँ, इसका कार्यक्रम भी साफ था। सरकारी उपाधियां लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा और काउंसिल चुनावों का बहिष्कार। ये तो बहुत बड़ा कदम था कांग्रेस के लिए भी। बहुत बड़ा। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया। एक तरह से कांग्रेस की पुरानी अर्जी निवेदन वाली नीति का अंत था और गांधी जी के नेतृत्व में सीधे टकराव की राजनीति की शुरुआत थी। यहीं से सही मायनों में गांधी युग शुरू हुआ कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसी अधिवेशन में स्वराज की परिभाषा को भी स्पष्ट किया गया। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बनी, प्रांतीय कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया और हिंदी के प्रयोग पर भी बल दिया गया। संगठन को आम जनता तक ले जाने की तैयारी शुरू हुई। तो हमने देखा कि कैसे गांधी जी के भारत आने के बाद पहले चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जैसे स्थानीय लेकिन सफल सत्याग्रहों ने एक जमीन तैयार की। जी, उनकी रणनीति की प्रभावशीलता साबित हुई। फिर रॉलेट एक्ट का विरोध और खासकर जलियांवाला बाग की त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हाँ, उसने ब्रिटिश हुकूमत पर रहे सहे भरोसे को भी खत्म कर दिया। और फिर खिलाफत के मुद्दे ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक मंच तैयार किया, जिस पर असहयोग जैसा बड़ा देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो सका। बिल्कुल, ये वो दौर था जब अहिंसक प्रतिरोध यानी सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य हथियार बना, गांधी जी के नेतृत्व में। सही बात है, लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि इसी दौर में सिर्फ गांधीवादी धारा ही नहीं थी। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का राष्ट्रवाद भी था, नेहरू और बोस का समाजवाद भी उभर रहा था और डॉक्टर अंबेडकर या मुस्लिम लीग की पहचान आधारित राजनीति भी अपनी जगह बना रही थी। हाँ, ये सभी धाराएं साथ साथ चल रही थीं। तो ये सोचने वाली बात है कि आजादी की इस लड़ाई में इन अलग अलग विचारधाराओं और रणनीतियों के बीच कैसा तालमेल था या टकराव था, और इन सब ने मिलकर आजाद भारत के भविष्य को कैसे गढ़ा होगा। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है। सहयोग आंदोलन के रुकने से लेकर पूर्ण स्वराज की मांग उठने तक
तो चलिए इन स्रोतों को खंगालते हैं और समझते हैं कि इस दशक ने भारत के भविष्य की दिशा कैसे तय की। बिल्कुल, ये दशक सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं था, बल्कि आप देखें तो सोच और तरीकों के बदलाव का भी दौर था। गांधी जी के रास्ते से हटकर नई पार्टियां बनी, क्रांतिकारी रास्ते फिर से अपनाए गए। अच्छा, तो देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ और इसने आजादी की लड़ाई को कैसे मजबूत किया या शायद उलझाया भी। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 1922 से। चौरी चौरा कांड। गोरखपुर में जब गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी, उसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसा के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन एकदम रोक दिया। ये फैसला काफी बड़ा था, है ना? हाँ, बहुत बड़ा। और इसका असर मतलब सीधा कांग्रेस के अंदर दिखा। दो गुट बन गए एक तरह से। एक थे नो चेंजर्स, जैसे राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। ये लोग गांधी जी की तरह काउंसिल चुनावों का बहिष्कार जारी रखना चाहते थे। ठीक। दूसरे थे प्रो चेंजर्स, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास। वो कहते थे कि नहीं, काउंसिलों में घुसकर सरकार का विरोध करो, अंदर से लड़ो। अच्छा, सिस्टम में रहकर सिस्टम से लड़ो वाला आइडिया। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसी सोच से आप देखिए 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बन गई। अच्छा, तो स्वराज पार्टी ने फिर किया क्या? उनका मकसद था सरकारी नीतियों की आलोचना करना, गलत कानूनों को रोकना और स्वराज की आवाज उठाना। बिल्कुल। और कमाल देखिए, 1923 के चुनावों में उन्हें अच्छी सफलता मिली, 104 में से 42 सीटें। जी हाँ, और विट्ठल भाई पटेल तो 1925 में सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष भी बन गए। उन्होंने 1928 का पब्लिक सेफ्टी बिल भी रोका था। वाह! ये दिखाता है कि गांधी जी के रास्ते से अलग भी विरोध की एक धार बन रही थी। बिल्कुल, लेकिन ये संसदीय राजनीति ही सब कुछ नहीं थी। इसी दौरान व्यवस्था के बाहर एक और धारा तेज हो रही थी। वो थी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की। अच्छा, क्रांतिकारियों के। हाँ, गांधी जी के आंदोलन रोकने से कई युवा निराश थे, उनमें गुस्सा था। अक्टूबर 1924 में कानपुर में बनी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे जोशीले लोग थे। और इनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य साफ था, हथियारों के दम पर अंग्रेजी राज खत्म करना। अच्छा। सशस्त्र क्रांति। और इसी सिलसिले में हुआ अगस्त 1925 का मशहूर काकोरी कांड। HRA वालों ने वो सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन लूट ली थी। जी, पर इसके बाद बहुत गिरफ्तारियां हुई। बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सबको फांसी हो गई। ओह, ये तो बड़ा झटका लगा होगा आंदोलन को। आजाद का क्या हुआ? आजाद भाग निकलने में कामयाब रहे। झटका जरूर था, पर आंदोलन रुका नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने हार नहीं मानी। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव जैसे नए समाजवादी सोच वाले युवाओं के साथ मिलकर एक नया संगठन बनाया। नया संगठन कौन सा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। अब लक्ष्य सिर्फ आजादी नहीं था, बल्कि एक समाजवादी गणतंत्र बनाना था। सोशलिस्ट, अच्छा। और इन्होंने आते ही दिसंबर 1928 में लाहौर में पुलिस अफसर सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। सैंडर्स वध, हाँ, ये तो बहुत बड़ी घटना थी। गुस्सा किस हद तक बढ़ चुका था, ये साफ दिखता है। बिल्कुल। और फिर अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम धमाका। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, पर्चे फेंके। हाँ, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा उन्होंने खुद कहा, बहरों को सुनाने के लिए। वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे जो दमनकारी कानून आ रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। और उन्हें भागने की कोशिश भी नहीं की, गिरफ्तारी दे दी। ये भी एक बड़ा कदम था। हाँ, उनका मकसद धमाके से ज्यादा अपनी विचारधारा का प्रचार करना था, कोर्ट को मंच बनाना था। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम चल रहा था पैरेलल में। क्या? 1927 में अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा। ओह हाँ, साइमन कमीशन। इसका काम था 1919 के कानून की समीक्षा करना। हाँ, पर दिक्कत ये थी कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सोचिए, भारत के भविष्य का फैसला होना है और कोई भारतीय ही नहीं है उसमें। जाहिर है इसका तो जबरदस्त विरोध हुआ होगा। पूरे देश में गुस्सा फैल गया। साइमन गो बैक के नारे लगे हर जगह। लाहौर में विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था ना, और फिर उनकी मौत हो गई थी। जी हाँ, और इसी विरोध और लॉर्ड बर्किनहेड की उस चुनौती के जवाब में कि भाई भारतीय अपना संविधान बना ही नहीं सकते। हाँ, वो चुनौती। उसके जवाब में आई 1928 की नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बनाई थी। बिल्कुल। और इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था, यानी ब्रिटिश राज के अंदर ही स्वशासन। लेकिन इस रिपोर्ट पे सब एक मत नहीं हो पाए, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम लीग ने इसे नामंजूर कर दिया। जिन्ना ने अपनी 14 मांगे सामने रख दी, जिनमें अलग चुनाव क्षेत्र जैसी बातें थीं। और कांग्रेस के अंदर भी दिक्कतें थीं। हाँ, कांग्रेस के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेटस से खुश नहीं थे। उन्हें चाहिए थी पूरी आजादी, पूर्ण स्वराज। तो मतलब डोमिनियन स्टेटस पर सहमति नहीं बनी? नहीं बनी। ये दरार सिर्फ कागजों पर नहीं थी, इसने कांग्रेस में असली तनाव पैदा कर दिया था। और इसी तनाव और बढ़ती मांग के बीच आया दिसंबर 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। हाँ, और ये एक ऐतिहासिक अधिवेशन साबित हुआ। यहाँ कांग्रेस ने अपना लक्ष्य साफ कर दिया। डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। बहुत बड़ा फैसला था ये। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया और तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसने लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। जबरदस्त। इसके बाद गांधी जी ने वायसराय को अपनी 11 मांगे भेजी। नमक टैक्स हटाओ, कैदियों को रिहा करो, फौज का खर्च कम करो, इस तरह की मांगे। हाँ, और सरकार को 31 जनवरी 1930 तक का वक्त दिया गया। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने, कह सकते हैं, इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और यहीं से जमीन तैयार हुई अगले बड़े आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिल्कुल, जिसकी शुरुआत मशहूर दांडी मार्च से हुई। तो देखिए कैसे 10 साल में कहानी असहयोग आंदोलन रुकने से शुरू होकर पूर्ण स्वराज्य के ऐलान और अगले बड़े आंदोलन की दहलीज तक पहुंच गई। वाकई राजनीतिक बहस, क्रांतिकारी रास्ते, जन आंदोलन सब मिलकर भविष्य का नक्शा बना रहे थे। एक दशक जिसने आजादी की लड़ाई का पूरा नजरिया ही बदल दिया। सही कहा। सोचने वाली बात है, अगर साइमन कमीशन में भारतीय होते या नेहरू रिपोर्ट पर सब राजी हो जाते तो क्या कहानी कुछ और होती? ये सवाल इतिहास के गलियारों में हमेशा गूंजता रहेगा। उस दौर में बनी एकता और फूट दोनों के असर बहुत गहरे और लंबे समय तक रहे। ये जो अलग अलग रास्ते थे, इन्होंने आजादी के बाद के भारत को भी कहीं न कहीं शक्ल दी। इस पर भी सोचना दिलचस्प है।